हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी एडुकेट्स। आज का हमारा टॉपिक है फॉर क्लास +2 इकोनॉमिक्स बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। हियर आर सम पॉइंट्स। सो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द इकोनॉमी। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द इकोनॉमी मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर इकोनॉमी। जो भी लोग हमारी कंट्री की इकोनॉमिक बाउंड्रीज़ के अंदर काम करते हैं वो सब के सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होते हैं। और अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे तो अल्टीमेटली उसका रिलेशन है जीडीपी कैलकुलेशन से। तो बेसिकली ये कंसेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एक साल की कैलकुलेशन में क्या कौन कौन सी चीज़ें हम एडअप करके इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़। अब ऐसा है, शिप्स हमें पता है वाटरवेज से ट्रैवल करते हैं, एयरक्राफ्ट्स एयरवेज से ट्रैवल करते हैं। ओन्ड एंड ऑपरेटेड मतलब वो शिप्स और एयरक्राफ्ट्स जो जिन लोगों के हैं और वो उसको खुद चलाते हैं बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब है यहाँ पे रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, रेजिडेंस ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब है रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़। मतलब सपोज करो वो लोग जो शिप्स चलाते हैं, है ना, जो उसको सेल करते हैं, एंड वो एयरक्राफ्ट्स, वो पायलट्स जो एक एयरक्राफ्ट को दूसरे देश में लेके जाता है, उससे और भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकता है। बट अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, दैट उसकी जो इनकम होगी, उसकी जो सर्विसेज होंगी, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी ऑफ इंडिया। ओके, सेकेंड जो पॉइंट है उसमें आएगा फिशिंग वेसल्स। मतलब फिशिंग वेसल्स मतलब वाटरवेज के थ्रू फिशिंग के लिए जो अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाता है, जैसे पनडुब्बियाँ हैं, सबमरीन्स हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हैं। हमने काफ़ी सारी ऐसे एग्जांपल्स देखी हुई हैं जहाँ पे हमारे देश के लोग बाहर के देशों में जाके आवरली और डेली वेज अर्नर्स होते हैं, वो लोग वहाँ पे ऑयल कलेक्ट करते हैं पेट्रोल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। चाहे वो रहे बाहर रहे मगर वो काम हमारे देश के लिए कर रहे हैं, ठीक है, एंड उनको यहाँ से हमारी गवर्नमेंट ने भेजा हुआ है, ठीक है। सो ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग इन द वाटरवेज इन डिफरेंट एरियाज ऑफ देयर ऑपरेशन, उनकी जो इनकम होगी दैट विल बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी ऑफ इंडिया। थर्ड इज एम्बेसीज। आपको पता है एम्बेसीज क्या होती है? हमारे इंडियन एम्बेसी हर एक देश में है ताकि वहाँ पे रहने वाले लोगों के पासपोर्ट्स वगैरह का सारा सिस्टम वो देख सकें, कितना कौन सा इंसान कितनी देर के वीज़ा के लिए आया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सिमिलरली आप सपोज करो कि रशियन एम्बेसी भी हो सकती है कोई इंडिया में, चाइनीज़ एम्बेसी भी हो सकती है इंडिया में, पाकिस्तानी एम्बेसी भी हो सकती है इंडिया में। तो अगर वो इंडिया में, इसका मतलब वो नहीं है कि वो हमारे देश के इकोनॉमिक बाउंड्रीज़ के अंदर है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर है, तो वो हमारी डीटी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। नो, हमारे देश में हमारे देश के ही एम्बेसीज इंक्लूड होंगी। डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे देश की एम्बेसीज ही इंक्लूड होंगी, चाहे वो किसी भी देश में सेटल्ड हो। इसी तरह किसी और देश की एम्बेसीज अगर हमारे यहाँ सेटल्ड है तो वो उनकी जो इनकम्स होंगी वो उनके देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड होगी। अगर मैं बात करूँ कॉन्सुलेट्स कंसल्टेड बिल्डिंग्स होती हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट के लोग उनको यहाँ से बाहर किसी और देश में रहने के लिए भेजते हैं ताकि वो वहाँ के सारे लोगों का ध्यान रख सके जो हमारे देश के लोग बाहर हैं, ठीक है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स, यू नो, लाइक पीपल लाइक रॉ एजेंट्स एक्सेट्रा, इनके सारे खर्चे, इनका सारा पैसा या जो ये पैसा कमाते हैं, ठीक है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर ओन कंट्री, ठीक है। सारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स, कोई स्पेशल मिशंस पे हमने अपने लोगों को अगर किसी और देश में भेजा तो उनकी जो भी अर्निंग्स होंगी इस मिशन से दैट विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर इकोनॉमी, ठीक है। सो दैट्स इट। मैंने आपको बताया डोमेस्टिक टेरिटरी के सारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के बारे में, ऑल द पॉलिटिकल एरिया और ऑल द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, उसके अंदर जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वो जीडीपी में इंक्लूड होगी, ठीक है। इसके अलावा
एडिशंस हैं, क्या और इंक्लूड होगा? मैंने आपको बताया शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और more countries, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, एंड एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड. सो दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड. बट कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारी डीटी के अंदर हैं मगर हम उनको एक्सक्लूड करते हैं. अब वो क्या है, उन्हें डिटेल में करेंगे. अब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के तो अंदर हैं, बट हम उन्हें अपने देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में या जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते. सबसे पहला पॉइंट, वो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स जो किसी फॉरेन कंट्री की हमारे देश में, उनकी जो डीटी होगी वो उनके अपने देश में इंक्लूडेड होगी. उनकी जो इनकम होगी उनके अपने देश की डीटी में इंक्लूडेड होगी. देन ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएनओ, WHO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, इनके जितने भी ऑफिसेस किसी भी देश में होंगे वो उस देश की डीटी में इंक्लूड नहीं होते. ठीक है, तो दीज आर लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री. दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. सो ये दोनों चीज़ें एक्सक्लूड होंगी. नाउ मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी और हम उसे जज करेंगे दैट वेदर दैट क्वेश्चन, whether that part will be included or excluded in the domestic territory of India. Okay, here are some questions. तो आपने बताना है कि इसमें से कौन कौन सी आइटम्स, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूडेड होंगी. ठीक है, तो टिक मैं उस पर करूँगी जो इंक्लूडेड होगी, जो नहीं होगी उस पर क्रॉस. ठीक है, सबसे पहले एन इंडियन कंपनी इन लंदन. अब इंडियन कंपनी है मगर लंदन में ऑपरेट कर रही है, मतलब लंदन की पॉलिटिकल बाउंड्रीज में ऑपरेट कर रही है. सो नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. सेकेंड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, हमारे देश में है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, ये ऑपरेट होगा हमारे देश में, हमारे देश की जीडीपी में ऐड होगा. कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज, मगर वो कंपनी तो इंडिया में है ना, तो येस इट विल बी इंक्लूडेड इन द डीटी ऑफ इंडिया. ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की बाउंड्रीज में है, इसलिए इंडिया की डीटी में इंक्लूड नहीं होगा. देन ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक की ब्रांच है मगर इंडिया में है, इट विल बी इंक्लूडेड. इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडियन एम्बेसी इन जापान, इट विल बी इंक्लूडेड इन द डीटी ऑफ इंडिया. लेट मी शो यू सम मोर एग्जाम्पल्स. ओके, सो फर्स्ट इज ब्रांच ऑफ SBI इन चाइना, चाइना में है वो, तो इंडिया की डीटी में क्यों इंक्लूड होगा? रॉन्ग. रशियन एम्बेसी इन इंडिया, है वो इंडिया में मगर ये एक्सक्लूजन है, एम्बेसी रशिया की है तो उनकी डीटी में इंक्लूड होगा, नॉट इंक्लूडेड. टाटा ने अपनी बिल्डिंग गूगल को रेंट पे दी इन अमेरिका, सो इट इज़ इन अमेरिका नॉट इन इंडिया, सो नॉट विल बी included in the domestic territory of India. I hope the topic is clear. Next we have is the concept of normal residence. So talking about the normal residents, नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होती है, ये टर्म हमने डीटी में भी किया था डोमेस्टिक टेरिटरी में. तो बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट्स कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एक अकेला इंसान भी हो सकता है और उसका कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जो किसी और देश में थोड़े स्पैन ऑफ टाइम में के लिए रिजाइड करता है. institution or individual who ordinarily resides in the country and whose center of interest lies in that country. जैसे यहाँ से काफ़ी लोग फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं रहने के लिए, बसने के लिए, ठीक है, बट जब तक उनको PR नहीं मिलती तब तक वो वहाँ के सिटीज़न नहीं बनते, मगर वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाते हैं. नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब है कोई अगर टेम्परेरली किसी और देश में रह रहा है और अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे स्पेंडिंग, अर्निंग, इन्वेस्टिंग, ये सब वो इंसान उसी कंट्री में कर रहा है. ठीक है, तो एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मेरा कज़न ब्रदर ऑस्ट्रेलिया में जाता है, वो 2 साल के लिए वहाँ रहने गया है अपनी स्टडी बेसिस पे. लेटर ऑन ही प्लान्स कि चलो मैं यहाँ सेटल हो जाऊँगा, ठीक है, बट अभी तक उसके पास सिटीजनशिप नहीं है. बट अगर वो 2 साल से वहाँ रह रहा है, ठीक है, एंड उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ही कैरीज आउट इज ऑल द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओवर देयर एंड वो ऑर्डिनरीली वहाँ पे रिजाइड कर रहा है, तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा. ऑल्सो उसकी जो भी इनकम होगी वो वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी. ठीक है, अब ये तो मतलब था नॉर्मल रेजिडेंटशिप का, बट इसमें क्या क्या नहीं आता, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होती हैं वो देखेंगे. सबसे पहले इट एक्सक्लूड्स द फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स. अब देखो, अगर इंडिया में कोई रशियन लोग घूमने आते हैं तो वो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि वो वहाँ पे
क्योंकि वो यहाँ पे बहुत थोड़े स्पैन ऑफ टाइम के लिए आ रहे हैं, घूम के वापस चले जाएंगे। उनका कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाए नहीं करता। वो ना यहाँ कोई हमेशा के लिए खर्चा करेंगे, 1 या 2 साल तक खर्चा करेंगे, ना ही वो यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने आए हैं। नो, दे आर जस्ट हियर, वो घूमेंगे फिरेंगे एंड they'll रिटर्न बैक। और वो आते भी टूरिस्ट वीज़ा पे हैं। देन वो सारा फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज एंड ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमैट्स या आर्म्ड फोर्सेस के वो लोग जो किसी और देश में हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माने जाएंगे, सिंस वो इतने सालों के अपने ऑपरेशंस पे बाहर ही रहते हैं, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट उस देश के काउंट होंगे। देन जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे UNO एंड WHO, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हमने पढ़ा ना इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल, तो कहते हैं ये जो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये किसी भी देश की NR नहीं होती, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन। बट इनमें काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये जिस देश को बिलोंग करते हैं उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं, चाहे रह कहीं भी रहे हों, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने होंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे WHO में एक जापानीज़ इंसान काम कर रहा है, मगर उस WHO का जो ऑफिस है वो सिंगापुर में है, ठीक है। तो वहाँ वो जो जापानीज़ पर्सन है, वो जो जापानीज़ एम्प्लॉय है, उसका जो स्टेटस होगा, डोमिनियन स्टेटस होगा, वो माना जाएगा दैट ही इज़ द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ हिज ओन कंट्री, दैट इज़ जापान। ओके, नेक्स्ट, ऑल द क्रू मेंबर्स जो या सीजनल वर्कर्स जो एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए जाते हैं, या जितने भी पायलट्स एयरक्राफ्ट्स के हैं, वो अपने अपने देशों को जहाँ को वो बिलोंग करते हैं वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। नेक्स्ट, बॉर्डर वर्कर्स जो डेली बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं इन ऑर्डर फॉर टू कैरी आउट द ट्रेड एंड अदर स्मॉलर स्टफ, तो वो लोग जिस देश को बिलोंग करते हैं उसी देश में उनकी नॉर्मल रेजिडेंटशिप मानी जाएगी, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। इसके लिए भी हम कुछ एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूँगी जिसमें हम ये फाइनलाइज करेंगे कि जो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है। फर्स्ट इज़ इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द एम्बेसी ऑफ USA। वो USA की एम्बेसी में इंडिया के ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है? द आंसर इज़ हैं, ठीक है। लोग कहीं पे भी काम कर रहे हो, बट अगर उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो हमारी इकोनॉमी में लाई करता है, तो वो दे विल बी इंक्लूड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एक जापानीज़ टूरिस्ट जो 2 महीने के लिए इंडिया आता है, वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, वो जापान का नॉर्मल रेजिडेंट है। इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग क्रिकेट मैच, नो, है ना, मतलब वो वाले इंडियंस इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट्स है, पाकिस्तान के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। इंडियंस वर्किंग इन UNO ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर, ठीक है। सो वो इंडियंस हमारे देश को ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये जो 1 ईयर वाला कंसेप्ट आ रहा है, याद रखना, टेम्परेरीली का मतलब है कोई भी नॉर्मल रेजिडेंट का जो कंडीशन है कि 1 साल तक किसी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करेंगे तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, ठीक है। अगर थोड़े स्पैन ऑफ टाइम के लिए है तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है इंडियन एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, that will be included in our normal residentship. Foreign tourist visiting India for a month to see Taj Mahal, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, वो अपने देश के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर हज पिलग्रिमेज, अगर वो इंडियन मुस्लिम्स हैं, चाहे वो जहाँ मर्जी जाएँ वहाँ से वापस आ जाएंगे, तो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। अब एक चीज़ का याद रखना, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। देखो, सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप, रेजिडेंटशिप ना आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, मगर जो सिटीजनशिप है ये एक लीगल कंसेप्ट है, ठीक है। अगर मैं इंडिया में बॉर्न हुई हूँ तो मैं यहाँ के सिटीज़न हूँ, अगर मैं बाहर जाके वर्क करती हूँ, कुछ साल के लिए PR अप्लाई करती हूँ, ऑस्ट्रेलिया का मुझे वहाँ का लिविंग कार्ड मिल जाता है, PR मिल जाती है, तो मैं वहाँ की सिटीजनशिप हो जाऊँगी, वहाँ के सिटीज़न हो जाऊँगी। तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान एक पॉइंट पे सिटीज़न किसी और कंट्री का हो, रेजिडेंट किसी और कंट्री का हो। अगर मेरे कज़न को ऑस्ट्रेलिया गए 2 साल हो गए, मगर वो उसको अभी भी वहाँ पे PR नहीं मिली, तो वो सिटीज़न इंडिया का है, वो है इंडियन, मगर वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जिसको आपको समझना है। इसके अलावा हाँ, दिस इज़ अ लीगल कंसेप्ट, दिस इज़ एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी है। एक एग्जाम्पल और करते हैं।
अ चाइनीज़ लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर इज़ अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। 1 साल से अगर वो ज़्यादा रहेगा तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। हाउ एवर ही इज़ नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट, क्योंकि उसके पास यहाँ का आधार कार्ड नहीं है, सिटीजनशिप यहाँ का नहीं है। इट मीन्स अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एट द सेम टाइम ही कैन बी द रेजिडेंट ऑफ द अदर कंट्री। यही मैंने आपको बताया। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।